पूर्व सैनिक हवलदार हंसराज ठारा डोगरा। मैं एक एपिसोड पूर्व जवान रोची कहानियों का जंतर मंतर दिल्ली में देखकर आ गया हूँ। कोई भी जवान या नागरिक मेरे इस एपिसोड को ऐसे मजाक में झूठा या मनगढ़ंत ना समझें। ये मेरे पूरे एपिसोड हकीकत से भरे हुए और प्रैक्टिकली ग्राउंड में किए हुए काम हैं। आज मैं एक एपिसोड दे रहा हूं जिस प्रकार से कुछ दिन पहले पुंछ राजौरी के इलाके में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया और उसके हमारे 5 जवान शहीद हो गए। ठीक उसी प्रकार से सन 1995 दिसंबर 15 दिसंबर को हमारी ठारा डोगरा जब राजौरी में थी तो आतंकवादियों ने ठीक इसी प्रकार से हमारी गाड़ी के ऊपर भी हमला किया, ग्रेनेड और आईडी और फायरिंग के द्वारा। हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर था वो बहुत ही फुर्तीला और तेज था। यूं ही फायरिंग शुरू हुआ और आईडी फटा तो उस गाड़ी में सिर्फ 5 जवान बैठे हुए थे। 2 जवान ड्राइवर के साथ थे और 2 जवान दूध के डिब्बों पर उसके आगे बैठे हुए थे और पीछे कद्दू, आलू, प्याज और मुर्गा फ्रेश था गाड़ी का। यूं ही बम पड़ा तो हमारे ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी को मोड़ के ऊपर निकाला और जो है पूरे 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर की रफ्तार से भगा कर ले आया। हमारे ड्राइवर और जवानों को बिल्कुल भी आंच नहीं आई। गोलियां जो है गाड़ी के टेलबोर्ड और तरपाल को ही फाड़ सकी। तो यह थी हमारे ड्राइवर की फुर्ती और चुस्ती। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में तो मैं ड्राइवर के लिए कुछ नहीं बता सकता हूं। अगर ड्राइवर को गोली लग गई होगी तब तो वो उसकी कोई ये नहीं था, लेकिन अगर वो बुजदिली से घबरा गया होगा और गाड़ी को खड़ा कर दिया होगा तो ये बुरी बात हुई है। अगर उसके लिए जो बुजदिली दिखाई है वहां पर तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर उसको गोली लगी होगी मौके के ऊपर तब तो उसकी कोई पेश नहीं थी, लेकिन हमारे ड्राइवर ने 5 जवान बचा लिए और गाड़ी को लेकर जो है हमारी पोस्ट के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने बोला कि इस तरह से मेरे ऊपर बम चला 10 किलोमीटर नीचे। तो एयरपोर्ट सीओ साहब के पास गई। सीओ साहब थे एपी साहब, कर्नल एपी साहब। नई नई कमांड पकड़ी थी उन्होंने। तो जो अभी आतंकवादियों को मारने के लिए जंगल में सर्चिंग शुरू हो गई। सारा दिन आतंकवादियों को जंगल में ढूंढने के बाद आतंकवादी कहीं नहीं मिले, कहीं खड्डे में छिप गए थे और उन्होंने ऊपर से अपने टहनियां पेड़ों की काट कर डाल ली थी। तो सारा दिन वो कहीं हमारे को नहीं मिल पाए। पूरा दिन सर्चिंग करने के बाद यह फैसला किया गया कि रात को जब ये पाकिस्तान को वापस जाएंगे तो इस तरह से अम्बुश लगाए जाएं, इस तरह से चक्रव्यूह बनाए जाएं कि ये चक्रव्यूह में फंस जाएं और इनको मारा जा सके। सीओ साहब मेरी पोस्ट पर आए तो मेरी पोस्ट पर सीओ साहब ने बताया कि इसी जंगल से जो है कहीं से निकलेंगे तो अभी जगह सिलेक्शन करो जहां से जो है आतंकवादी जो पाकिस्तान में जाएंगे। मेरी पोस्ट से पीछे लगभग 500 गज पीछे ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर जगह बताई गई तो हौलदार नाम के साथ जो है 2 जवान LMG लेकर और 1 जवान जो है राफेल लेकर वहां रात को ड्यूटी में बैठा दिया गया चक्रव्यूह में। और आगे 100 गज आगे लगभग 100 गज लंबी एक लोहे की तार बांधकर उसके साथ जो है दूध के खाली पीपे और छोटे डब्बे जिनमें छोटे छोटे पत्थर डाले गए और 100 गज आगे और 100 गज लंबाई में जो एक तार बांधी गई ताकि आतंकवादी आए तो उस तार से टकराएं तो आवाज जो टीना की आवाज होगी जिसमें पत्थर होंगे तो एकदम से शंतरी उनको फार कर देगा। अंधेरी रात थी, रात को 2 बजे आतंकवादी उस तार से आकर टकरा गए। लगभग 25 गज। मैं तो नीचे पोस्ट पर था लेकिन हौलदार नाम वहां थे और संतरी ने जो है सिपाही ने जो है लंबा फार किया और इस प्रकार से जो है अपने आइडिया से जजमेंट से 100 गज आगे 100 गज लंबी तार बांधी हुई थी जिसके साथ पीपे बांधे हुए थे और डीले तो उसने फार किया। एक आतंकवादी की टांगें टूट गई, हड्डियां टूट गई और बाकी जो आतंकवादी थे 2 उनको जो है घायल हुए, उनको जो है मांस कटा और वो कंधे पर राफड़े पीछे को रखकर जो हमारी तरफ फार करते रहे, हमारे जवान की तरफ फार करते रहे और आगे को एडवांस कर गए। और जो आतंकवादी जिसकी टांग टूट गई थी गोलियों से हड्डियां वो वहां पड़ गया और उसने कैप्सूल खाया और वो भी खड्डे में पड़कर जो छोटा सा खड्डा मिल गया उसको वहां से उसने भी फायर करता रहा। वो इस प्रकार से सुबह हो गई। मैंने नीचे पोर्ट से थोड़ा आगे जाकर फायरिंग किया
लेकिन मेरी पोजीशन नीचे थी और तंगवादी हाइट में थे, तो मेरा फायर उन पर कारगर नहीं हो रहा था। और इस वजह से जो तंगवादी जिंदे बच गए, 2 तंगवादी, वो धीरे धीरे पाकिस्तान में जो है चले गए। और जो घायल तंगवादी था उसको मेरी पोस्ट के सिपाही पुष्पिंदर ने अपनी राइफल लेकर दूसरी साइड से सिर में गोली मारी और फिर उस तंगवादी को भी मार दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं एमएसपी के बारे में बताना चाहता हूं। जो मिलिट्री सर्विस पे है वो किस प्रकार से बांटी जाएगी। ये रिक्स पे सबसे बड़ा रिक्स सिपाही लेता है हर जगह, और जो है इस प्रकार से जो है सिपाही की जो है आपको 12,500 रखनी पड़ेगी बेसिक एमएसपी। और क्योंकि सिपाही रैंक का है, मैं ही सभी ड्यूटी की, तो मैं अभी विचार दे रहा हूं कि सिपाही की जो है एमएसपी होगी 12,500 रुपया, और इस प्रकार से नायक की 12,000, और जो हौलदार की जो है और 500 रुपया कम 11,500, और इस प्रकार से नायब सूबेदार की 11 और सूबेदार की 10.5, और इस प्रकार से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक चले जाओ ऊपर को। वो पैसे खत्म हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, 500 रुपया घटाते चले जाओ ऊपर तक, क्योंकि सिपाही रैंक में ही जो ऐसी ड्यूटी करने का मौका मिलता है और सिपाही ही ड्यूटी करता है। मैंने 151 तंगवादी मारे हैं, तो मैं लिस्टिंग पोस्ट पर 3 साल ड्यूटी की, और 3 साल ड्यूटी में जिस दिन मैं सुबह 4 बजे तंगवादी मारे, मैं अपनी ड्यूटी हमेशा 4 से 6 बजे तक लेता था, और तीनों सिपाहियों को 10 से 2 बजे तक ड्यूटी बांटता था, 2-2 घंटे। तो रात को कभी कभी संतरी मेरे को 11 बजे उठा देते थे कि तंगवादी लाइट जगा कर आ रहे हैं तो भी उनको मारना है। तो मैंने वही लाइट मशीन गन जो -40 टेम्परेचर में मैंने 100% अंक हासिल किए थे, 15 गोलियां एक सुराख से निकाल दी थी। उसी एलएमजी के साइड प्रोटेक्टर और 4 साइड की नोक को मैं वार्नर लगाता था, हर रोज शाम को वार्नर लगाता था, और 4 साइड प्रोटेक्टर को पीछे से वार्नर लगाता था। और इस वाइटनर सफेद वार्नर की मदद से मुझे अंधेरी रात में तंगवादियों के ऊपर फायर करने की कोई दिक्कत नहीं आती थी। मैं बड़ा आसानी से जो है हल्की लाइट नजर आने पर जो है हर तंगवादी को जो 500 गज दूर मार गिराता था। मैंने 500 गज रेंज लगाकर सुबह 4 बजे जब फायरिंग किया, 6 लाइटें मेरे को नजर आई। तो उस टाइम तो काफी टाइम ज्यादा हो चुका था, 4 बजे पहली बार 4 बजे तंगवादी नजर आए, तो उनको जो मैंने सभी को मार गिराया, 150 राउंड फायर किए। तो बीएमडीको का फोन आ गया ब्रिगेड से, डिप से, और मुझे कहने लगे कि कमांडर साहब ने आपकी पीठ थपथपाने का आदेश दिया हमें, आपने जो तंगवादी मारे हैं तो आप कमांडर साहब के तरफ से जो आपकी पीठ थपथपानी है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। डिप्टी कमांडर ब्रिगेड कमांडर ने हमें आदेश दिया है कि जवानों की पीठ थपथपाओ। 6 तंगवादी मारे। मैंने जब पूछा कि जब मैं 11 बजे मारता था, 2 बजे मारता था, तो आपका रडार कहाँ सोया रहता था, तो मेरे को पूरी कहानी उन्होंने बताई। अंधेरी रात में रडार फोटो नहीं करता है, तंगवादी तो पहुंच जाते होंगे डेड बॉडियां बालाकोट और मुजफ्फराबाद, तो वो कहां सुबह तक तो उधर पहुंच जाती हैं। अबकी बार अपने सुबह में मारे तो अभी हमेशा के लिए तंगवादियों को मारते रहो। और शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। बीएमडीक्यू ने इस प्रकार से मुझे शाबाश दी। जो भी फोन हवलदार जवाहरलाल ने अटेंड किया, उसने पूरी नौकरी एमटी में कर रखी थी। मैंने तो वो 24 घंटे ड्यूटी लिसनिंग पोस्ट पर रहा करती थी, दिन के टाइम ओपी पोस्ट, रात को लिसनिंग पोस्ट। तो इस प्रकार से मैंने 151 तंगवादी अगर मारे हैं तो सिपाहियों की बदौलत मारे हैं। सिपाही मुझे 11 बजे उठा देते थे, कभी 2 बजे उठा देते थे, कभी 3 बजे उठा देते थे। तो मैं निशाना साधता था उसी एलएमजी से, जो एलएमजी 40 डिग्री टेम्परेचर में 100% अंक हासिल कर मैंने महांती जनरल महांती से बलैंड फर्स्ट प्राइज बलैंड दी थी उन्होंने उधर चसूल में, तो मैं फर्स्ट प्राइज लिया था। वो मेडल गोल्ड मेडल, एमपी के गोल्ड मेडल से बड़ा गोल्ड मेडल था वो बनैन। वो करोड़ों रुपए की बनैन थी, अरबों की, क्योंकि मैंने करोड़ों अरबों का नुकसान अपना हिंदुस्तान का होने से बचाया है, अपनी ट्रेनिंग के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान मैंने होने से बचाया है। 151 तंगवादी मारे। सतपाल के साथ मैंने जिंदा तंगवादी पकड़ा, सतपाल से 2 तंगवादी मराए, और इस प्रकार से पुष्पिंदर सिपाही ने वो उस तंगवादियों को भी घायल कर दिया और मार दिया। तो ये सभी काम सिपाहियों द्वारा हुए। मेरे को भी सिपाही उठाते थे रात को, तो सिपाही ड्यूटी करता है। सिपाही की ड्यूटी जो है सबसे रिस्क भरी है, और उसको जो रिस्क अलाउंस जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी जो निवेदन करता हूं कि मेरा फोन नंबर सुने, और मैं फोन नंबर दोबारा बताऊंगा अपना, और जो है ये जो सिपाही की एमएसपी 12,500 रुपया, ये 5,000 रुपया नहीं होगी सिपाही की, और 15,000 अफसर की नहीं होगी।
ये सिपाही की होगी 12,500 और 500 रुपया कम करते चलो। और नायकी की कर दो 12,000, हौलदार की कर दो 11,500 और नायब सूबेदार की 11 और इस प्रकार से 10.5 और ऊपर तक ले जाओ जनरल तक। इस प्रकार से है कि बेसिक पे जो है अभी ऑफिसर की ज्यादा होती है, पढ़ा लिखा है, बट ब्लडी नॉनसेंस ज्यादा सीखा होता है बोलने, तो झूरी या बट ब्लडी नॉनसेंस ही तो बोलना है, इसी में तो नौकरी हो जाती है 58 साल। तो ये अच्छा है, चलो 4 अक्षर इंग्लिश के सीख लेता है, कोई तो ब्लड ब्लडी नॉनसेंस तो बोल ही लेता है। मेरे को बोला तू कद्दू है, और मैं बाद में समझा कद्दू मुझे किस लिए बोला था, लेकिन कद्दू जब गिरता है तलवार पर तो तलवार ही नहीं टूटती है, कद्दू कटता है, और जब तलवार कद्दू भी गिरती है तो तभी कद्दू कटता है। मेरे को बोला है ऐसे बल्कि नॉनसेंस, लेकिन मैंने सुना है, मैं कहानी बाद में बताऊंगा, दूंगा मैं एपिसोड। तो अभी तो मैं एमएसपी के बारे में बता रहा हूं कि एमएसपी जो है इस प्रकार से बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ फोन पर बात करा है, वीडियो कॉल करके, और पूरी बात मेरे से समझा। जो एक्चुअली रिक्स है सिपाही का, सिपाही एमएफसी बराबर नहीं होनी है, एमएफसी जो है सबसे ज्यादा सिपाही की होनी है, और इस प्रकार से जो है ऊपर को कम होती जानी है, क्योंकि सिपाही रैंक में ये ड्यूटी है सबसे बड़ी रिक्स की, ओवर रिक्स कम होती जाती है। जितने तक बाद 151 महीना हमारे सिपाही के बदौलत हमारे, मैंने सारी रात तो जाग नहीं सकता था, रात को 12 से 2 बजे ड्यूटी तो सिपाही करता था, मैं तो 4 बजे उठता था, क्योंकि मैंने सिपाहियों को बता रखा था कि 4 बजे मेरे को हमेशा उठा देना। उस दिन मेरे को 4 बजे उठाया था, मेरे को लाइटर नजर आ गई, तो लाइटर नजर आई तो पीठ थपथपाने के ऑर्डर आ गए, डिब्बे हेडक्वार्टर से, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से पीठ थपथपा कर हरिओम हो गई, नमो शिवाय। अभी जो है ऐसा है कि मेरी पोस्ट के साथ में मेरी कंपनी की दूसरी नरेली पोस्ट थी, वहां से हर रोज जवान आता था, कभी आलू सब्जी ले जाता था, पीछे से 2 जवान आते थे। तो आतंकवादियों ने बदला लेने के लिए इतने आतंकवादी को कुंजा मार दिए, तो उन्होंने बदला लेने के लिए वहां मेरी पोस्ट के दाने लगभग 2 किलोमीटर दाने वो पोस्टें थी मेरी कंपनी की, डाल्टा और नरेली। तो उन्होंने रात को आकर वहां बुश लगा दिया, चक्कर भी बना दिया और मेरे सिपाहियों को मार दिया। एक पूर्ण लाशौदार और एक परसोत्तम सिपाही, उनको मार दिया। 5-7 आतंकवादी वहां बैठ गए और पाकिस्तानी फौज के फौजी, तो वो राइफल ले गए उठाकर। तो बहुत ज्यादा जो है गुस्सा हुआ डिप कमांडर, और ब्रिगेड कमांडर ने बोला ये सूबेदार जो सुरेश है इसको घर भेजो, वो उसने कमांड नहीं की ठीक, इस वजह से जवान मर गए और राइफल चली गई। अब सूबेदार सुरेश तो पोस्ट पर था, उसके पास तो कोई ऐसा लक्ष्मण का नाग पास तो था नहीं, वो फायर करता और आतंकवादियों को पेड़ से बांध देता नाग, तो वो तो नहीं था उसके पास, तो उसको घर भेज दिया। लेकिन अपने कर्नल साहब रहे, पी साहब रहे, जो हमारे सीओ थे, उन्होंने सेक्टर कमांडर को फोन किया और उसको डीएससी में कन्वर्ट कर दिया, ताकि उसके बच्चों की नुकसान ना हो, उसको रोजगार लगा रहे। उन्होंने पूरी बात समझी और सेंटर कमांडर के बताकर, पूरी बात बताकर जो उसको डीएससी में कन्वर्ट कर दिया, और सूबेदार को ऐसे तो डिव कमांडर का, ब्रिगेड कमांडर ने तो घर के जाने का ऑर्डर दे दिया, और उसने अपने सीओ साहब क्या करते, उन्होंने ऐसे ही किया, उनका कहना माना, लेकिन सेंटर कमांडर को, ब्रिगेड कमांडर को बता दिया और कर्नल ऑफ द रेजिमेंट को बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हुई है और जवान जो है डीएससी में भेज रहा है। तो कर्नल साहब ने बहुत अच्छा किया और डीएससी को उसकी ड्यूटी जारी रखी, सूबेदार सुरेश की। तो आज मैं नरेंद्र मोदी जी को बोलता हूँ, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार सारी मेरी बात सुने बरीकी में। ये एमएसपी जो है ना, एमएसपी इसको तो मैं बांट कर छोड़ूंगा, ये तो मेरी आधार पर ही बांटनी पड़ेगी आपको। यह बाकी जो है लॉन्ग से लूसी जो जवान बैठे हुए हैं वहां, सूबेदार ओआरपी में कर रहे हैं, वो अपना प्रोफेक्ट जो तो उनकी विस्तृतियां समझ रहे। ये जो एमएससी वाली जो है बांट है, ये तो बिल्ली बांट नहीं होगी, ये तो शेयर बांट होगी, जो शेयर का काम करता है शेयर को ज्यादा मिलेगा। सो अभी अवसर जो है ठीक है, पर बट बड़ी नॉनसेंस तनख्वाह ज्यादा मिल जाती है, शुरू से ही बोलना सीख लिया। मैंने बोल दिया था उधर हेयर देहर बोल दिया, जब रात को आतंकवादी आए और उस दिन आतंकवादी मार दिया पुष्पिंदर ने, तो मैं तो नीचे चला गया था, नाले में आतंकवादियों को इंतजार कर रहा था। तो उधर डिब से अफसर आ गए ब्रिगेड से, और मेरे को बोला, मैंने हेयर देहर बोल दिया, थोड़ा अंग्रेजी बोल दी, तो मेरे को वो कॉमेडी कमांडर लगा बोलना, वो सुरपिंदर क्या बेच साहब, और तू अंग्रेज बन गया, तू कब सीखी अंग्रेजी तूने? वो मेरे को तो डांट मार दी, उधर हिंदी में बात करो आप साहब से। वो मैंने बोला ऐसे बोली गई मेरे से, मैं नहीं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं ब्लडी नॉनसेंस, मैंने क्यों बोल रहा है किसी को? मैं तो हेयर देयर कर रहा था, यहाँ से फलाना जवान देख रहा ड्यूटी है, थोड़ा सा निकल गया शब्द इंग्लिश का, तो मेरे को तो डांट पड़ गई और अपने कॉमेडी कमांडर साहब से। तो ऐसा है कि चलो वो तो अपना अपना शौक है, किसी का अंग्रेजी बोलना या ना बोलना, हिंदी बोलना, पंजाबी बोलना, गुजराती बोलना, मलयालम बोलना, वो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी 13 भाषा बोल लेते हैं, वो सीख लेते हैं। पता नहीं हमारा चलता है कि कैसे 13 भाषा उन्होंने सीख लिया।
तेलुगु में जाएंगे तो तेलुगु बोलेंगे, मलयालम में जाएंगे मलयालम बोलेंगे, मराठी में जाएंगे मराठा बोल देंगे। वो पहाड़ी में आएंगे, हमारे इधर गांव में आ गए मोदी जी, हमारे गांव में आ गए पीछे, तो उन्होंने बोला पंडित की हट्टी का बेसन बहुत स्वाद है। वो पंडित जगीर, वो मेरा थोड़ा बड़ा भाई है, तो उसकी बेसन की बर्फी बहुत टेस्टी है। वो उनकी बर्फी की मसूरी करके चले गए प्रधानमंत्री जी। जैसे मेरे घर में आए थे मीरपुर में, जिस प्रकार से जनरल साहब मानती आए थे, तो वो भी आए थे, तो बेसन की बर्फी की बहुत तारीफ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अच्छी बात है, बर्फी की तारीफ होनी चाहिए थे। और मेरे बड़े भाई जगीर ने शायद उनको टेस्ट कराई होगी, और मैं आ जाऊंगा कभी दिल्ली डब्बा लेकर बर्फी का, अपना पंडित की हट्टी का मीरपुर से मीठा मुंह करेंगे कभी भी। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी मेरा अपना फोन नंबर देखा, अब मैं बहुत बार आपको फोन नंबर दिखा रहा हूँ और वीडियो कॉल करा, मेरा फोन नंबर 70 199, देखो 70 199 और 63 70 189 633 45 70 189 633 45। तो ये प्रधानमंत्री जी मेरा फोन नंबर है, और आप जरूर मेरे साथ वीडियो कॉल करें दिसंबर तक। अगर आप वीडियो कॉल कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जो अपना आजाद भारत की आजाद पार्टी बनाकर 544 उम्मीदवार खड़े कर दूंगा। आजाद उम्मीदवार जब 544 खड़े हो जाएंगे तो आजाद पार्टी होगा, उसका नाम आजाद हिंदुस्तान की आजाद पार्टी, और सभी उम्मीदवार आजाद होंगे। और इसमें जो 30% ही होंगे भूतपूर्व सैनिक, 10% हमारे अपने टीचर, प्रिंसिपल और वकील जज रिटायर होंगे, और इस प्रकार से 10% हमारे किसान होंगे, 10% हमारी नरेगा की महिलाएं होंगी, 10% हमारे ITBP CRPF अपने जो है सभी जो है हिमाचल पुलिस स्टेट पुलिसों के जवान भी 10% हो गए। और इस प्रकार से जो अभी मलिक साहब जो है गवर्नर जम्मू के, मलिक जो आजकल जो है बहुत ज्यादा मोदी जी और अमित शाह के बरखिलाफ बोल रहे हैं, उनको हम प्रधानमंत्री बना देंगे, उनको इलेक्शन लड़ाएंगे, उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो हम तो 540 सीटें जीत जाएंगे, 544 सीटें हैं कितनी, 272 क्या, हम तो 500 से ऊपर जीतेंगे। जब हमारी आजाद भारत की आजाद पार्टी भूतपूर्व सैनिक, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के योगदान 30% ही होगा, बाकी किसानों का, मजदूरों का, रिटायर्ड अफसरों का, वकीलों का, जजों का, और जो रिटायर्ड प्रिंसिपल होंगे, इसमें महिला को भी दिया जाएगा रोजगार, नरेगा की जो महिला रोड पर काम करती है 10% उनको भी दिया जाएगा। अर्धसैनिक बल और हिमाचल पुलिस और सभी स्टेटों की पुलिस भी इसमें शामिल होगी 10%, और इस प्रकार से 100% होगा। और भूतपूर्व सैनिक 30% ही लेंगे, वो 100% नहीं लेंगे, वो 70% दूसरों को देंगे, और तभी हमारे देश की जो आजाद उम्मीदवार की आजाद पार्टी और 540 सीट जीत जाएंगे। तो जिस प्रकार से जो है केजरीवाल 70 में से 68 जीत गए, तो जरूरी यह है कि मैं ऐसा मौका ना दे प्रधानमंत्री जी कि मेरे को ये पार्टी बड़ी बनानी पड़े दिसंबर में, अभी जो है 24 में मेरे को चुनाव लड़ना ना पड़े, मैं तो यहाँ बैठे बैठे ही कोऑर्डिनेशन कर लूंगा और ये पार्टी चुनाव लड़ जाएगी और 540 सीटें जीत जाएगी। तो फोन पर MFC के बारे में फोन पर बात कर रहा है, मेरा फोन नंबर 70 189 633 45 पढ़ भी सकते हैं। ये मैंने जो इश्तिहार छापा हुआ है, अद्भुत कहानियां हैं मेरी अपनी आतंकवादियों की लड़ाइयों की। मैंने बहुत ज्यादा इश्तिहार बांटे अपने हिमाचल प्रदेश में, पहले 500 इश्तिहार में बांट चुका हूँ। तो कुछ जवान सुनते हैं, कुछ दुनिया सुनती है, कोई नहीं सुनती है। तो आजकल तो जंतर मंतर पर महिलाएं पहलवानों का बहुत ज्यादा उधर राजनेता भी आ रहे हैं, बहुत बुरी बात है। ये महिलाएं पहलवान हैं बेचारे, इनको महिला ही कमांडर होना चाहिए, इधर मर्दों को क्यों कमांडर लगा देते हैं? सांसदों का क्या मतलब है इनका? फिर जूते पड़ रहे हैं मेरा मतलब से। तो चलो ये दूसरा टॉपिक चला जाता है, लेकिन मेरा टॉपिक यही है कि ये जो मैं तो मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बता रहा हूँ कि सिपाही ने मेरे साथ 156 आतंकवादी मारे हैं और सिपाहियों को मैंने शहीद होने से बचाया है, दुश्मन को ये जवानों को मार कर आया है। ये सारे काम सिपाहियों की बदौलत हुए हैं। तो सिपाही की बहुत बड़ी, सिपाही की जो ड्यूटी है MSP के लिहाज से सबसे ज्यादा MSP का अधिकार सिपाही का है। 500 रुपया ऊपर कम करते चलो, मेरे तरफ से 15,000 रखो सिपाही जी, 20,000 रखो, 50,000 रखो या 10,000 रखो, लेकिन 500 रुपया ऊपर को काम करते चलो। अगर आप 20,000 रखते हैं तो 1,000 रुपया कम कर दो। मैं नहीं बोलता हूं कि आप जो है इसकी जो है 50,000 रखो, लेकिन रखो ज्यादा। और 15,000 12,000 तो रखनी पड़ेगी, इससे कम क्या रखना है? क्या MFC देनी है एक सिपाही को जो इतनी बड़ी जमीन मार लेता? नाइक पेंशन आता है, नाइक की जो पेंशन आएगा तो उसको 500 रुपया कम का बेनिफिट मिलेगा।
12,000 का ही बेनिफिट मिलेगा, 6,000 ही पेंशन बढ़ेगी उसकी, कौन सी उसकी पेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये अफसर जनरल हैं, आप इनकी सबसे ज्यादा पे ठीक है, बेसिक पे सबसे ज्यादा, नौकरी ज्यादा है, पढ़े लिखे ज्यादा है, ब्लड नॉनसेंस जो है इन्होंने ज्यादा बोला हुआ फौज में, तो ठीक है इसके पैसे ज्यादा दे दो। नहीं, आतंकवादियों को मारने के पैसे तो उसको ज्यादा दो जो ज्यादा आतंकवादी मार रहा है, वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, जिंदे आतंकवादी पकड़ रहा है, मरे हुए आतंकवादियों को उठाकर ला रहा है, उसके बाद उनकी हड्डियों का चकरा चूर चक दे हैं। धम धम चाटी च मदानी बजदी, भले हो पंजाब दी ये शेर बच्ची है, पर गाने गा जा रहे, पिट्ठू भी टला रहा, वो क्या कर रहे भगवान जाने। मेरे वो डिप कमांडर साहब से क्या बोल दिया जो पिट्ठू टलाने शुरू कर दिया, क्या बात है भगवान जाने। अब जो सतपाल से पूछेंगे नहीं पूछेंगे भगवान जाने, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे को आजाद हिंदुस्तान की, आजाद भारत की आजाद पार्टी बनानी पड़े और ये सभी पार्टियों का सर्वनाश हो जाए। जब मैं 151 आतंकवादी का सर्वनाश कर सकता हूं तो पार्टियां तो थोड़ी सी है, ये तो आजाद हिंदुस्तान की आजाद पार्टी सभी पार्टियों का सर्वनाश कर देगी, एक ही पार्टी होगी हिंदुस्तान में, ठीक है बहुत अच्छा होगा। तो मैं कहता हूं कि अगर राज करना है तो इस तरह से कर लो, ये जो मैं एमएससी का पहले प्रोग्राम कर दो प्रधानमंत्री जी, ठीक ठाक है। ये जो मैं फिर फोन नंबर बोल रहा हूं 70 199 6345 7018963345। धन्यवाद, जय